So in today's class, what we have learnt in last class was radioactivity. What were the effects of radioactivity? The different types of radioactive radiations that we have seen in our last class. And in today's class, we'll see the uses of radioactive elements. ये कल हमने थोड़ा सा शुरू कर दिया था. And let's see the uses of isotopes used in various fields. Now see, very first is industrial field. इंडस्ट्रियल फील्ड में सबसे पहला यूज जो होता है दैट इज रेडियोग्राफी. नाउ रेडियोग्राफी क्या चीज होती है? द इंटरनल क्रैक्स एंड वॉइड्स इन कास्ट आयरन आर्टिकल्स and iron solders can be detected with the help of gamma rays. For this purpose, isotope like cobalt 60, iridium 192 are used in radiographic camera. This technique is used for detecting flaws in metal work. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोहे के गर्डर्स बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रॉड्स बनते हैं, स्लैब्स बनते हैं, जहां पर वहां पर आयरन के जो पिघले हुए आयरन को साँचे में ढाल के जब बड़े बड़े गर्डर्स या बड़े बड़े रॉड्स एंड पाइप्स बनाए जाते हैं, तो उनमें कहीं बीच में कहीं गैप नहीं आ गई हो, क्रैक नहीं आ गई हो, इसको डिटेक्ट करने के लिए गामा रेज को यूज करके रेडियोग्राफी की जाती है. कैमरास बनाए जाते हैं, रेडियोग्राफी कैमरा, जिसमें गामा रेज निकलती हैं. ये गामा रेज जब इस तरह से बड़े बड़े आयरन के गर्डर्स में, उसके प्लेट्स में एंड पाइप्स में से पास होती हैं, तब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इरिडियम एंड कोबाल्ट के रेडिएशन जब उसमें से पास होते हैं तो क्या होता है? तो गामा रेज होती है वो बहुत थिक शीट को भी पार कर जाती है ना? तो जहां पर गैप होंगे ना, वहां से इजीली निकल जाएंगी गामा रेज, एंड जहां पर आयरन पूरी तरह से पैक होगा वहां से गामा रेज को निकलने में टाइम लगेगा. तो इस तरह से मेटल्स के बड़े बड़े जो फ्लॉज बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रैक वगैरह देखने के लिए, फ्लॉज वगैरह देखने के लिए रेडियोग्राफी की यूज से आइसोटोप्स को यूज किया जाता है. आफ्टर दैट, measurement of thickness, density and level. It's necessary to maintain the required thickness in the manufacture of aluminium, plastic, iron sheets of different thickness. आयरन, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम की शीट बनाते समय उनकी प्रॉपर थिकनेस को मेंटेन करना जरूरी होता है. एंड इस प्रोसेस में जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें जब ये शीट्स बन जाती हैं, तब उनको रेडिएशन वाले एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख दिया जाता है, ताकि वो मेजर कर सके कि इतनी थिकनेस की ये शीट प्रॉपर बनी है कि नहीं. ठीक है ना? सो एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसको रख दिया जाता है रेडिएशन मेजर करने के लिए. तो पेनिट्रेट करके चली गई, कोई थिकनेस को पार करके रेडिएशन चले गए, तो पता चल जाता है कि ये शीट यहाँ पर इतनी मोटी है या कहीं पर पतली रह गई हो. तो थिकनेस से और इनकी स्पीड के पेनिट्रेशन से समझ में आ जाता है कि शीट बराबर एक लेवल की थिकनेस की बनी है कि नहीं बनी है. ठीक है ना? सो आफ्टर दैट द रेडिएशन रीड किए जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में. ठीक है, विद द थिकनेस ऑफ द शीट. एंड यहाँ से अगर कोई फॉल्टी चीज आती है तो उसको फिर से वापस बनाने के लिए भेज दिया जाता है. ठीक है ना? एंड इसी तरह से मटेरियल इनसाइड अ पैकिंग, पैकिंग के अंदर की जो लेयरिंग करके पैकिंग मटेरियल बनाए जाते हैं, उनको भी इसी टेक्निक से एग्जामाइन किया जाता है. देन ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो लुमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंट पेंट देखे आप लोगों ने? ल्यूमिनेसेंट पेंट, चमकने वाले, रात को लाइट में चमकने वाले पेंट देखे? नहीं देखे? ल्यूमिनेसेंट पेंट यस मैम. मैम नियॉन. नहीं, नियॉन नहीं. नियॉन को तो हम करंट देते तो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को. मैम वो येलो एंड पिंक हाँ, होते हैं वो वाले ल्यूमिनेसेंट. ना. यस, ल्यूमिनेसेंट मतलब ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर लाइट पड़ने पर वो चमकते हैं, अदरवाइज ये ऑर्डिनरी ही दिखाई देते हैं. जितने भी ट्रैफिक, यस मैम, यस, वही वही. हाँ, तो जितने भी ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं उनमें आप ल्यूमिनेसेंट पेंट देखते हैं. ठीक है? और उसके स्टिकर्स बनाए जाते हैं. तो कई बार ये ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस जो होता है ना, वो इसी तरह से रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रीटियम एंड फॉस्फोर के साथ मिला के ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं जो अंधेरे में भी आप देख सको. आपके पास अगर घड़ी हो
और घड़ी के अंदर रेडियम लगा हो ना, तो आपको रात को भी आपकी घड़ी के डायल में वो 12 कांटे बराबर दिखाई देते हैं। आपका मिनट एंड आवर हैंड जो होता है उसके ऊपर भी रेडियम लगा होता है, ताकि आप अंधेरे में भी कहीं भी आप घड़ी में देखो ना, तो आपको टाइम इजीली देख सकते हो। ये कभी ऑब्जर्व किया है? रेडियम लगे होते हैं। इसके बाद कई लोग अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और नंबर प्लेट्स के आसपास रेडियम के स्टिकर्स लगाते हैं ल्यूमिनेसेंस देने के लिए, ठीक है ना? तो ये इसी काम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक? हैंड्स ऑफ क्लॉक, सर्टेन अदर ऑब्जेक्ट्स, इनके अंदर क्रिप्टॉन 85, HID हाई डेंसिटी डिस्चार्ज के लिए यूज किया जाता है लैम्प्स में, एंड प्रोमेथियम 147 जो है ये पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स में बीटा रेज के लिए, बीटा रेज प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस के लिए। देन इंडस्ट्रियल यूज में एक यूज है सिरेमिक आर्टिकल्स। सिरेमिक आर्टिकल्स में ल्यूमिनस कलर देने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए सिरेमिक टाइल्स, उसके बर्तन, प्लेट्स एंड पॉट्स, ये सब जो होते हैं इनके अंदर इस तरह से ल्यूमिनस कलर यूज करने के लिए यूरेनियम, जैसे यूरेनियम ऑक्साइड यूज किया जाता था पहले पेंट्स में। उससे पेंट करने के बाद जो सिरेमिक आर्टिकल्स थे उनमें अलग ही ल्यूमिनेंट चमक आती थी, अलग ही कलर आता था, फ्लोरोसेंट कलर, ठीक। नाउ इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो इंडस्ट्रियल यूज हो गए। एग्रीकल्चर फील्ड में देखो क्या यूज होते हैं इसके। हाँ, चलो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बरोबर? Yes. फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वाला पार्ट है प्रॉपरली स्क्रीन पर। now the genes and the chromosome that give seeds properties like fat growth, higher productivity, ये सारी प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर दी जाती है रेडिएशन देके। किसी फसल के सीड्स अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की यील्ड नहीं दे रहे हों तो उनको बीटा अल्फा गामा रेडिएशन देकर उनके अंदर, उनके क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स में ही चेंज करा दिया जाता है ताकि ये हाई यील्डिंग क्रॉप दे सके। The radioactive isotope cobalt-60 is used for food preservation. कोबाल्ट के रेडिएशंस दे करके फूड को प्रिजर्व भी किया जाता है। देन गामा रेज को यूज करके, आपने 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में साइंस पढ़ा होगा ना, तो फूड प्रिजर्वेशन वाले लेसन में आता है लहसुन एंड प्याज जो होता है, जिनको कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा दिन तक हम ठंडे में नहीं स्टोर कर सकते, ऐसे ड्राई प्लेस पर स्टोर करने वाले फूड मटेरियल जो पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाने वाले होते हैं, उनको गामा रेज दे करके प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ, इट इज गिवन हियर, सी अनियन पोटैटोज आर irradiated with gamma rays from cobalt-60 to prevent their sprouting, ठीक है ना, क्योंकि उनको ज्यादा ठंडे में स्टोर कर नहीं सकते, स्प्राउटिंग होने लगती है, वो रह नहीं सकते उतने टाइम तक, एंड इसीलिए उनको गामा रेज से रेडिएट कराया जाता है। स्ट्रोंशियम 90 is used as a tracer in the research of various crops। अलग अलग क्रॉप्स में जो रिसर्च फील्ड में ये चीजें जाती हैं, वहां पर स्ट्रोंशियम 90 को भी यूज किया जाता है एज अ ट्रेसर। प्लांट्स के अंदर, क्रॉप के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है एंड फिर उसको ट्रेसर पे लगा के उनको देखा जाता है कि स्ट्रोंशियम का एटम कहाँ कहाँ जाता है। पानी में डिजोल्व होता हो तो जाइलम के थ्रू कहाँ जाता है, फूड में जाता हो, लीफ वगैरह में हो तो फूड बनने के बाद, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बन जाने के बाद वो फ्लोएम के थ्रू प्लांट के किस किस पार्ट में जाता है, जीन्स में जाके क्या चेंजेस करके देता है, ये सारी स्टडी करके क्रॉप्स की स्टडी करने में स्ट्रोंशियम 90 का यूज किया जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट यूज इन मेडिकल साइंस, पॉलीसाइथेमिया, मालूम है किसी को क्या चीज होती है पॉलीसाइथेमिया? नहीं? जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड काउंट अचानक से इंक्रीज हो जाता है, जो एक पर्टिकुलर रेड ब्लड काउंट होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स का, वो कम हो जाए तो एनीमिया कहलाता है। एनीमिया का अपोजिट इज पॉलीसाइथेमिया। रेड बीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स का काउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंड फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। बोन कैंसर, स्ट्रोंशियम 89, 2 मिनट, हाँ, समवन हैज एंटर्ड द क्लास। हाँ, स्ट्रोंशियम 89, स्ट्रोंशियम 90,
samarium 153 and radium 223. These are used in treatment of bone cancer. बोन मैरो का जो कैंसर होता है उसमें रेडिएशन थेरेपी से वो जो सेल डैमेज हो गए होते हैं या ओवर ग्रोथ करने लगते हैं उन सेल्स को डैमेज करके मार डालने का काम किया जाता है, उनको खत्म कर दिया जाता है यूजिंग दीज रेडिएशंस. देन हाइपोथायराइडिज्म. थायराइड भी दो टाइप का. थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है. ठीक है, जिसके कारण जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, बल्जिंग हो जाती है उसके अंदर, जिसको हम गोइटर बोलते हैं. तो दिस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण वेट लॉस इन स्पाइट ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया, दीज आर द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. थायराइड जब बढ़ जाता है तब उसके कारण ये चीजें होती हैं. तो इट अकर्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड एंड इसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 123 यूज किया जाता है. आयोडीन की अगर अपन बोलते हैं ना नमक में आयोडीन होना चाहिए और बेटरमेंट ऑफ आर थायराइड ग्लैंड. एंड अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ हो तो आयोडीन 123 के रेडिएशन को यूज करके हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट किया जाता है. देन ट्यूमर डिटेक्शन. ये आपको मालूम होगा कि पता नहीं. सी बोरॉन 10, आयोडीन 131 एंड कोबाल्ट 60. मेनली कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है. ये ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. बॉडी को जैसे हम सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं ना, तो सीटी स्कैन करा के अपनी पूरी बॉडी को डिटेक्ट कैसे करते हैं कि बॉडी के अंदर डैमेज है ना. तो वो डैमेज देखने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है. उस इंजेक्शन के थ्रू ये आइसोटोप एंटर कराए जाते हैं हमारी बॉडी में एंड ये आइसोटोप ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद कितनी जगह कहाँ कहाँ घूमते हैं, वहां से रेडिएशन भेजते हैं. एंड वो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है जो बैठ के देखता रहता है वहां पर स्क्रीन पर, उसकी स्क्रीन पर से आने वाले जो इमेजेस होते हैं उसके थ्रू वो डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर किस पार्ट में कौन सा डैमेज है. ठीक है ना. तो ट्यूमर डिटेक्शन के लिए कोबाल्ट 60 का मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है. उसके साथ साथ इट इज रिटन दैट बोरॉन 10, आयोडीन 131 एंड आर्सेनिक 74 इनको हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर्स डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. तो यू कैन इमेजिन कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से. नाउ नेक्स्ट थिंग, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. आप इमेजिन करो इतने हाई पेनिट्रेटिंग रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं अपने में से. ठीक है ना. इनके रेडियो एक्टिव इमिशंस इतने हजार्डियस भी हो सकते हैं. वो चीजें देखते वो क्या नुकसान कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर. जस्ट गिव मी 2 minutes, someone has also entered. फर्स्ट, जो लोग इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के रेडिएशन के कांटेक्ट में कॉन्स्टेंटली रहते हैं या वहां पर उनको वर्क करना पड़ता है, जैसे एटॉमिक सेंटर्स हो गए, ठीक है ना, एटॉमिक पावर प्लांट्स हो गए, या ये जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में रहने के कारण उनके रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं. एंड इस वजह से इन लोगों को इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से निकलने वाले रेडिएशन से सबसे ज्यादा खतरा होता है. ठीक है ना. लेट्स सी वो क्या क्या होते हैं. The central nervous system is affected by radioactive radiation. Obviously, nervous system सबसे जल्दी affect करता है. Hereditary defects are generated by bombardment of radiation on DNA in the body. अगर बॉडी के डीएनए के अंदर इन रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट की जाए तो डीएनए में ही चेंज हो जाता है. डीएनए में चेंज हो गया तो जीन्स के अंदर चेंज हो जाता है एंड देयरफॉर वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है. तो ऐसे हेरिडिटरी डिफेक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं. रेडियोएक्टिव रेडिएशंस कैन पेनिट्रेट द स्किन एंड कॉज डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर एंड ल्यूकेमिया. ठीक है. ऑब्वियसली ओपन, इसीलिए आप कभी देखते हो जहाँ पर सीटी स्कैन कराने जाते हो तो वहां पर उतने पार्ट में ही सीटी स्कैन के लिए उस पार्ट को खुला रखा जाता है, बाकी पूरे पार्ट को एक कवर कर दिया जाता है. एक्सरे जिस रूम में किया जाता है, कभी किसी ने एक्सरे में जाते हुए देखा हो तो एक्सरे जब किया जाता है ना तो एक्सरे खाली उसी पार्ट में रेडिएशंस डाले जाते हैं जहां पर उसमें फोटो क्लिक करना होता है. पूरी बॉडी पर एक्सरे नहीं डाला जाता. Whose phone is turned on, बेटा?
म्यूट नहीं है माइक्रोफोन। रिदा, फातिमा, कीप योर फोन म्यूट डियर। डन, ठीक है। नाउ इसी वजह से अगर ये रेडिएशंस कंटिन्यूअसली हमारी स्किन पर पड़ते रहते हैं तो स्किन कैंसर भी क्रिएट करते हैं, एंड और अंदर पेनिट्रेट हो गए तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया भी बनाते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स निकलते कहाँ से हैं? एक्सप्लोजन से निकलते हैं। एटॉमिक बॉम्ब की जहाँ प्रैक्टिस की जाती है, टेस्टिंग की जाती है एटम बम्स की, रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर रेडियो एक्टिव बॉम्ब ब्लास्ट करके, रेडियो एक्टिव ब्लास्ट चेन रिएक्शन करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उन जगह पर वहां पर रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स भी बनते हैं। ये रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये एयर में चले जाते हैं एंड वहां से हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर करते हैं, ठीक है। एंड ऐसे रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए, ये अगर किसी सिस्टम में चले गए तो उस ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचाते हैं एंड उनको कंट्रोल करना फिर मुश्किल होता है, ठीक है। देन रेडियोएक्टिव पेंट्स ऑन द वॉचेस कैन कॉज कैंसर। बहुत ज्यादा इसका हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, रेडियोएक्टिव पेंट्स खाली रेडियम लगाया जाता है, वो भी बहुत थोड़ा लगाया जाता है ना। After that, radioactive isotope strontium-90 can enter body through plants, fruits, flowers, cereals, milk, etc. and cause diseases like bone cancer and leukemia. ठीक है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। आजकल सी इन रेडिएशन का यूज करके हम क्रॉप फील्ड एग्रीकल्चर में अभी हमने इसका यूज देखा कि इस तरह से यूज करके हम अपनी क्रॉप यील्ड बढ़ा रहे हैं, खाने पीने की चीजों की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, हमारी फूड ग्रेन्स की, फ्रूट की, अनाज की। डन। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो रेडिएशन उसके अंदर फूड मटेरियल के अंदर ही रह गए तो फूड मटेरियल के अंदर रहने के बाद ये फूड चेन के अंदर आ जाते हैं। प्लांट में अगर उसको यूज किया, सीड में यूज किया तो प्लांट में आएंगे, प्लांट में आए तो वो फूड चेन में आ जाएंगे, एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में ट्रांसफर होंगे। एंड इस तरह से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट इज स्ट्रोंशियम 90, ये अगर फूड चेन के अंदर आ गया, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी मेथड से गया तो इट कैन कॉज बोन कैंसर एंड ल्यूकेमिया, ठीक है। देन यहां तक हुआ क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट? No, ma'am. तो हमने यूजफुल इफेक्ट्स भी देखे एंड हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखे रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। यस, आई थिंक ये इतना कंप्लीट हो गया है। लेट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज 158। चलो, चेरनोबिल डिजास्टर किस किस को याद है? याद है? हिस्ट्री में आया था कहीं आपको? नहीं याद है? चलो, इस पर एक बेस्ड सीरियल भी आया था, है ना? देखा है? हाँ, तो एक हॉलीवुड में ये ma'am. सीरीज No, बना है। ma'am. हाँ, ठीक है, मैं बताती No, हूँ। ma'am. लेट्स सी, पुरानी स्टोरी है ये। ऑन 26 अप्रैल 1986, the graphite reactor in Chernobyl atomic power plant exploded. एक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट चर्नोबिल में था, वो एक्सप्लोड हो गया था एंड सडनली the radioactive isotopes and radiation came out. Due to this episode, radioactive isotopes entered the human body through water and land and caused genetic disorders. These got carried further into the next generation. Thyroid disorders increased in children as well as in adults. As a result, the incidence of the throat disease is greater. वहां पर कहीं अब दुनिया में कहीं इससे ज्यादा गोइटर के जो डिजीजेज हुए वो दुनिया में कहीं नहीं है जितने चेरनोबिल में है, ठीक है। ठीक, तो ये इसके बाद रेडियो एक्टिव डिजास्टर की एक स्टोरी अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 8 में भी डिस्कस किया था। A worldwide festival that we celebrate in August. The first Sunday of August is celebrated as World
याद आया? नहीं? नहीं? याद Yes. आया? नहीं? फ्रेंडशिप डे, that we tie friendship bands. एक्चुअली फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट ही इसीलिए किया जाता है कि एक रेडियो एक्टिव ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। अमेरिका ने 2 प्लेसेस पर बॉम्ब ब्लास्ट की थी, बॉम्बार्डिंग की थी ना, एंड दैट वाज एटॉमिक बॉम्ब। एंड उस एटॉमिक बॉम्ब की ब्लास्टिंग के कारण हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये 2 सिटीज जो थे, ये कंप्लीटली उस समय डिस्ट्रॉय हो गए थे। जो लोग जिंदा बचे थे, एटॉमिक ब्लास्ट के कारण, एटम बॉम्ब के ब्लास्ट के कारण जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकले, उस रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण जो जिंदा बच भी गए थे लोग, उनके बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गए थे, क्योंकि वो रेडिएशन उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके उनके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा चुके थे। नॉट ओनली दैट, जो जिंदा बचे हुए लोग थे, उनके अंदर जीन्स में ही चेंजेस हो गए थे, जीन्स में ही म्यूटेशन हो गए थे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रेडिएशन की वजह से। उनके यहाँ आज भी जो जनरेशन टू जनरेशन ये हेरिडिटी में पास हुए ये चेंजेस, उसकी वजह से कई सालों तक हिरोशिमा नागासाकी में डिफॉल्ट बॉडी ऑर्गन्स वाली जनरेशन पैदा हुई। एंड इसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने सालों तक देखने मिले, तब दुनिया को ये समझ में आया कि 2 देशों के बीच कितनी भी लड़ाई हो, एटॉमिक वॉर नहीं होनी चाहिए। साधारण वॉर हुई तो उसमें आमने-सामने लड़ाई हुए, लोग मर जाते हैं, उतने लोग ही मर के खेल खत्म होता है। बट अगर एटॉमिक वॉर हुआ, एटम बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई, तो न केवल उस समय की जो लोग की जनरेशन होती है वो खराब होती है, बल्कि सालों साल तक ह्यूमन जनरेशन खराब हो सकती है। तो ये ह्यूमन स्पीशीज को ही वैनिश करने की बात है। इसीलिए उस दिन के बाद से अगस्त का फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे के तरह से मनाया जाने लगा कि दुनिया में सारे देश अब दोस्त हैं। वी विल बी फ्रेंड्स। एंड एटॉमिक वार के ऊपर तब से बैन हो गया कि सामने से ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें हमारा देश सबसे फर्स्ट नंबर पर है कि हम सामने से कभी भी एटम बॉम्ब प्लांट नहीं करेंगे। वर्ल्ड वॉर हुआ भी तो भी इंडिया विल नेवर यूज फर्स्ट। किसी देश ने हमारे ऊपर एटम बॉम्ब गिराया तो हम उसका जवाब देंगे, हम सामने से ये चीज नहीं करेंगे। ये हमारी डिफेंस सिस्टम का स्टेटमेंट है। डू यू नो दिस थिंग? डू यू Yes, नो? ma'am. मालूम है ना? फाइन, ठीक है, Yes. ओके। चलो, रेडियो एक्टिविटी छोड़ो। नाउ सम केमिकल सब्सटेंसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। चलो, केमिकल सब्सटेंसेस हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जो हम फूड खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बर्तन यूज करते हैं, वॉचेस, मेडिसिन एंड लॉट मेनी ऑब्जेक्ट्स, इतने सारे कंपाउंड्स हम यूज करते हैं उनके अंदर, ठीक है ना? ये हमारी हेल्थ को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खाने पीने में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, एंड उनके क्या क्या इफेक्ट हमको हो सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी। वेरी फर्स्ट थिंग इज फूड कलर। वाओ, कलरफुल ईटेबल्स की कितनी अच्छी प्लेट आई है जो अभी हमने दिवाली में देखी थी, है ना? एंड अभी जिनके यहाँ शादियां हुई होंगी उनके यहाँ भी बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी। लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट दीज फूड कलर्स। आपने देखे इस मिठाई की प्लेट में जो अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे यस हैं, मैम। ठीक है ना? Yes, ma'am. यस, मैम Yes, लड्डू में ma'am. यूज करते हैं। एग्जैक्टली। एंड अभी कोरोना पीरियड में तो मोस्ट ऑफ मेरे क्लास की लड़कियों ने किचन में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए होंगे अपनी मम्मी के साथ। यस मैम। है ना? यस। तो डू यू नो, ये जो फूड कलर्स यूज किए जाते हैं फूड स्टफ के साथ, जो अलग अलग कलर्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक फूड कलर्स जो मिलते हैं, ये क्या चीज होते हैं? फूड कलर्स एंड फ्रेग्रेंस के लिए जो एसेंस यूज किए जाते हैं, आइसक्रीम में, आइस कैंडीज में, सॉसेस में, जूसेस में, कोल्ड ड्रिंक्स में, इवन पिकल्स के अंदर, जैम्स एंड जेलीज में, इन सब चीजों में जो यूज किए जाते हैं, ये क्या चीज होते हैं?
हाँ, ये फूड कलर्स जो होते हैं ये स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये कहीं न कहीं प्लांट प्रोडक्ट से निकाले जाते हैं, ठीक है? किसी न किसी प्लांट के कोई फ्लावर्स में से निकाला जाता है कलर, कहीं लीव्स में से निकाला जाता है कलर, कभी किसी-किसी के जो स्टेमन होते हैं फ्लावर्स के, उससे भी निकाला जाता है कलर एंड ऑर्गेनिक कलर इस तरह से यूज़ किए जाते हैं जो फूड को एक अलग कलर, एक अलग फीचर देते हैं, ठीक है ना? तो ये जो फूड कलर्स होते हैं कुछ हद तक जो अगर ऑर्गेनिक यूज़ किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फूड कलर जो सिंथेटिक होते हैं, दोज़ आर वेरी हार्मफुल, ठीक? See, food colors added to pickles, jam, and sauces. They contain small quantities of lead and mercury. लेड जो होता है ना रेड कलर देता है, तो ये जो लाल कलर दिया जाता है अगर वो सिंथेटिक कलर हुआ तो सिंथेटिक कलर में लेड एंड मर्करी भी यूज किया जाता है एंड अगर ये हमारी बॉडी के साथ फूड के साथ एंटर हुए तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। लेड इज लीथल, पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? Yes, देन नाइन yes, डिजीज ma'am. लाइक एडीएचडी, नाम सुना है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चों में जो देखा जाता है, बच्चों में आजकल हमारे छोटे बच्चों को कहीं ऑब्जर्व किया होगा ना, 6-7 तक के बच्चे जिनको समझदारी नहीं आई होती है, 4th, 5th, 6th, 7th के बच्चे, इन बच्चों में आजकल जो पेरेंट्स ने आदत डाल दी है कि 10 रुपए दिए, जा बेटा फूड का पैकेट लेके खा लेना। तो ये बच्चे जो रेडीमेड फूड खाते हैं, इन रेडीमेड फूड के अंदर इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स, इतने सारे कलर्स, इतने सारे एसेंसेस डले होते हैं। इसके अंदर ये केमिकल्स जैसे ही बॉडी के अंदर जाते हैं, ये बॉडी के नर्वस सिस्टम को नुकसान करते हैं एंड आजकल के ये छोटे बच्चों में ये डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर सबसे ज्यादा देखा जाता है, which is because of added food color and added food flavor, ठीक? इसके वजह से आप देखो छोटे-छोटे बच्चे एक बार अगर मम्मी ने किसी चीज के लिए मना कर दिया, रोज 10 रुपए देती होगी अगर शाम को उसको फूड पैकेट लाने के लिए, आज मना कर दिया कि बेटा चलो ये बहुत नुकसानकारक है, नहीं खाना, वो मानेगा वो बच्चा? नहीं No, मानेगा, ma'am. No, ठीक ma'am. है? उसको चाहिए मीन्स चाहिए, उसको उसकी आदत लग जाती है एंड हाइपर एक्टिव हो जाता है। मम्मी की सुनना नहीं, बात-बात में गुस्सा करना, चीज़ें तोड़-फोड़ करना, एक बार मम्मी ने मना कर दिया तो मम्मी की बात नहीं मानना, ये सारे जो हैबिट्स देखने में मिलते हैं, दिस इज नथिंग बट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसीलिए हम जो बोलते हैं ना जो पैक्ड फूड होते हैं ना वो कभी नहीं खाने चाहिए। Yes, कुरकुरे, अजीनोमोटो यूज नहीं करना चाहिए ज्यादा फूड के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी मेंटल एबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है? मैम डाइजेशन सिस्टम को भी। हाँ, कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट डालते ही हैं ये, जिसके कारण बच्चों में ये सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आपको किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा।